संगीता और महक दोनों जुड़वा बहनें थी, पर दोनों की पसंद एक दूसरे से जुदा थी। ऐसे ही उनकी माँ शांति ने एक अच्छे घर के दो भाइयों योगेश और प्रेम से उनकी बेटियों का रिश्ता पक्का कर दिया था। कुछ ही महीनों बाद प्रेम की शादी महक से और योगेश की शादी संगीता से हो जाती है, जिसके बाद दोनों ही मनोरमा की बहू बन जाती हैं। शादी के बाद दोनों ही धीरे धीरे काम को लेकर ड्रामे दिखाने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन संगीता बहू, महक बहू, कहाँ हो दोनों? जल्दी यहाँ आओ दोनों। जी माँ जी, अभी आई। जी माँ जी, कहिए। आज घर पर योगेश और प्रेम के ऑफिस से उनके कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो अच्छा खाना बना लेना दोनों, और बाकी की सारी तैयारी भी कर लेना। कोई शिकायत का मौका मत देना। पर माँ जी, मुझे तो आज वैक्स करवाने के लिए जाना था, मैं नहीं कर पाऊंगी। थोड़ा फेशियल भी करवा लूंगी, काफी टाइम हो गया है, मैं पार्लर नहीं गई हूँ। अब नई बहू हूँ तो थोड़ा तो तैयार होना ही पड़ेगा ना। माँ जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। कल रात से बुखार आ रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है काम करने की। मेरे तो करम ही फूट गए थे जो एक घर की इन जुड़वा बहनों से अपने बेटों की शादी करवा दी मैंने। हर दिन इनके नए नए ड्रामे हैं। अरे कभी तो हाथ पैर चला लिया करो। क्यों सुनने के काम करती रहती हो तुम दोनों? माँ जी, मैंने कब किए ड्रामे? सारा दिन तो घर का काम करती ही हूँ, बल्कि ये महक की ड्रामे करती है और आप मुझे कहती हो। अरे ओ झूठी कहीं की, सारा दिन बर्तन धोऊं मैं, सफाई करूं मैं, एक खाना क्या बना दिया? एहसान जता रही मेरे पे। सबसे ज्यादा ना तू ड्रामेबाज है। कभी सर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी पेट दर्द। तेरे तो बहाने ही खत्म नहीं होते। अरे चुप करो तुम दोनों, जब देखो लड़ती रहती हो। कुछ मत करो तुम दोनों, बस अपना मुंह बंद कर लो और जाओ यहाँ से। मनोरमा की बात सुनकर दोनों वहाँ से चुपचाप खिसक जाती हैं। बेचारी मनोरमा घर का सारा काम अकेले ही करती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, पर हर दिन के साथ साथ दोनों जुड़वा बहुओं के ड्रामे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन प्रेम महक से बोलता है। महक, सुनो जी कहिए, क्या हुआ? यार, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मेरी वो व्हाइट शर्ट प्रेस कर दो। मीटिंग में मैं वो शर्ट पहन के जाऊंगा तो अच्छी लगेगी ना? जी मैंने अभी ना नेल पेंट लगाई है, वो खराब हो जाएगी और थोड़ा सा ना हाथ में भी दर्द है मेरे। मैं प्रेस नहीं कर पाऊंगी, आप खुद ही कर लो प्रेस। अगर आपको प्रेस नहीं करना है तो दूसरी शर्ट देख लो। वैसे भी आप पे तो सारी शर्ट अच्छी लगती है। अच्छा, नेल पॉलिश लगाते हुए तुम्हारा हाथ नहीं दुख रहा? अब दुख रहा है। बिना मतलब के ड्रामे करना तो औरतों के खून में है। हाँ, बीवी के दर्द तो पति को तो ड्रामे ही लगेंगे ना। पति को ना सच और झूठ का फर्क अच्छे से पता होता है, इसलिए वो पहचान जाते कि कब पत्नी ड्रामे कर रही है और कब सच बोल रही है। सुखा लो तुम अपना नेल पॉलिश, मैं खुद प्रेस कर लूंगा, ड्रामेबाज औरत। योगेश संगीता को आवाज देता है और बोलता है। संगीता कहाँ हो तुम? नाश्ता लेके जल्दी आओ यार, मुझे देर हो रही है। जी मैंने नाश्ता नहीं बनाया है आज, मेरे पेट में दर्द है। हद होती है किसी भी चीज की। मुझे ऐसा कोई दिन बता दो जिस दिन तुम्हारे बॉडी में कहीं पे दर्द ना हो। काम से बचने के लिए रोज तुम कोई ना कोई दर्द के ड्रामे जरूर करती हो। जी मैं कोई ड्रामे नहीं करती हूँ, दर्द होता है तभी बोलती हूँ। आप दूध बिस्किट खाकर ऑफिस चले जाओ और लंच बाहर से खा लेना। तुम्हारे पेट में जो दर्द हो रहा है ना, उसे ही ध्यान में रख के मेरे बारे में सोच लेती कि तुम्हारा पति जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से बाहर खाना खाता है। कुछ हो जाएगा तो क्या हुआ, एक दिन और खा लेना, या फिर आप खुद ही बना लो, और अगर बना रहे हो तो मेरे लिए भी बना देना। संगीता इतना बोली रही होती है, तभी वहाँ पर महक और प्रेम भी आ जाते हैं। तभी प्रेम संगीता की बात सुनकर बोलता है। भाई, इन दोनों बहनों से ना उम्मीद करना ही बेकार है। इन दोनों जुड़वा बहनों को बस ड्रामे ही करने आते हैं। सही कह रहा है तू। जब से शादी करके आई है ना, कोई काम नहीं करती है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन इन लोगों ने नाटक ना किया हो। तभी हाथों में 2 लंच बॉक्स लिए मनोरमा वहाँ आती है और बोलती है। अरे मेरे बच्चों, अपनी माँ के होते हुए तुम दोनों कभी भूखे पेट नहीं रहोगे। ये लो, इसमें मैंने तुम दोनों का नाश्ता और लंच दोनों बनाकर पैक कर दिया है। ऑफिस पहुंचकर आराम से बैठकर खा लेना। अपनी माँ से लंच बॉक्स लेने के बाद योगेश और प्रेम ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद महक को संगीता से बोलती है। सुन संगीता, योगेश और प्रेम जी का तो खाना हो ही गया है, और मेरे लिए और माँ जी के लिए ना खाना बना दे, और कुछ मीठा भी बना दे खाने के लिए। मेरे माथे पे पागल लिखा नजर आता है क्या? खुद बना लो, समझी? आई बड़ी मैं बना दूं। मैं खा चुकी हूँ खाना, तुम दोनों आपस में जिद बहस करके बना लेना। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह जब सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी प्रेम बोलता है।
माँ, योगेश, आप दोनों अपने कपड़े पैक कर लेना। हम कल लता मौसी के घर जा रहे हैं। बेटा, यूँ अचानक सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। कल प्रेम ने मुझे बताया था कि लता मौसी की तबीयत आजकल सही नहीं रहती है, और आपको तो पता ही है उनके घर में अभी कितने काम होंगे, तो उनको मदद की तो जरूरत होगी ना। सच में मैं पहले कभी इतना परेशान हुआ नहीं जितना अब हो रहा हूँ। अरे हद होती है ड्रामे करने की, लेकिन ये दोनों तो मानते ही नहीं है। लेकिन बात अभी लता मौसी की है। उन्होंने बचपन से लेके आज तक हमारे लिए कितना कुछ किया है, और अगर इस समय में हम उनका साथ नहीं देंगे तो उनको कैसा लगेगा, कितना बुरा फील होगा उनको। अरे मौसी ने हमारी हमेशा मदद की है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि उनके घर के कामों के लिए कोई तो होना चाहिए ना। काम का शब्द सुनते ही संगीता और महक के कान खड़े हो जाते हैं और दोनों ही अपने मन में एक ही बात सोचती हैं। यार कहीं ये फिर से ना कह दे मुझे कि तुम भी चलो। हाँ, हर बार की तरह ड्रामा कर लूंगी, नहीं जाऊंगी मैं। नहीं, ये मुझे ना कह दे कि तुम भी चलो। हाँ, इस बार भी मैं वापस ड्रामा कर देती हूँ, नहीं जाऊंगी। इतना मत सोचो तुम दोनों में से किसी को भी नहीं लेकर जा रहे, क्योंकि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम दोनों को काम से कितना प्यार है। अगले दिन मनोरमा, योगेश और प्रेम तीनों ही मौसी के घर के लिए निकल जाते हैं। अब महक कोई घर का काम करके राजी नहीं थी, ना ही संगीता रसोई का। दिन बीत जाते हैं, बाहर का खाना खा कर दोनों के पास पैसे भी खत्म हो जाते हैं। दोनों की तबीयत भी खराब हो जाती है। अब दोनों के पास इतने भी पैसे नहीं थे। वहीं मनोरमा, प्रेम और योगेश घर आते हैं। घर की गंदगी और महक, संगीता की हालत देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी मनोरमा बोलती है, अरे शर्म है तुम दोनों को जरा सी भी या नहीं? अरे ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने, अपना भी और घर का भी। अरे तुम दोनों से अच्छे तो जानवर हैं, बैठने से पहले पूंछ मारकर जगह साफ कर लेते हैं, पर तुम दोनों जुड़वा बहनों की ड्रामे ही नहीं खत्म होते। प्रेम बेटा, तू इन दोनों को डॉक्टर के पास ले जा, मैं और योगेश घर की सफाई करते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर प्रेम महक और संगीता को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। यहाँ डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं और पता चलता है कि बाहर का जंक फूड खाने की वजह से दोनों को फूड पॉइजनिंग हो गया है। तो वहीं योगेश और मनोरमा मिलकर पूरे घर की साफ सफाई करते हैं। डॉक्टर से दवाइयाँ लेने के बाद प्रेम महक और संगीता को लेकर घर आता है। तभी वो दोनों हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती हैं और बोलती हैं, प्लीज आप सब लोग हमें माफ कर दो। हम दोनों जुड़वा बहनें हैं और हम काम करना नहीं चाहते थे, इसलिए हम ड्रामे करते थे, और हमें अब एहसास हो गया है कि हम इस परिवार के सदस्य हैं और घर के काम हमारी जिम्मेदारी है। हाँ जी, महक सही कह रही है। इतने दिन हम अकेले रहे, तब भी हमें ये बात समझ में नहीं आई। हमारी खुद की गलती की वजह से इतना सब कुछ हो गया, हमें माफ कर दो। हम दोनों अब कोई ड्रामा नहीं करेंगे। प्रेम, योगेश और मनोरमा तीनों ही महक और संगीता को माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से संगीता और महक किसी भी काम को लेकर ड्रामे नहीं करती हैं। पुनीत एक गांव में रहने वाला अमीर जमींदार था, लेकिन पुनीत को अपने दोस्तों के साथ घूमना बहुत पसंद था। पुनीत एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा पैसे वाला आदमी था, लेकिन वो फिर भी गांव में अपने दोस्तों की तरह ही खेती बाड़ी करता था और उनकी तरह ही देसी अंदाज में रहता। एक दिन पुनीत की माँ मंजीरी पुनीत से कहती है, अरे कब तक तू इसी तरह अपने निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता रहेगा? शहर जा, पैसे कमा। तू तो पढ़ा लिखा गवार बना घूम रहा है, अपने बीवी के आने के बाद भी यही करेगा क्या? अरे मैया मोरी, आप बिल्कुल ही बातवा को समझत ही नहीं हो, एक ही बातवा को लेके बैठी हो। पहले तो तुम मुझसे ढंग से बात कर। तू अभी अपने दोस्तों के साथ नहीं है जो बिल्कुल भोजपुरी में बात कर रहा है। ईमे का दिक्कत बा, वैसे भी भोजपुरी में करी या हिंदी में, बात तो एक ही बा। अपने पिताजी का काम में हाथ बटा तू, लेकिन नहीं, तुझे तो अपने दोस्तों के साथ खेती बाड़ी करनी है। उमे भी तो पैसा ही आवत है ना। तुझे मैं क्या समझा रही हूँ और तू क्या समझ रहा है? एक काम कर, तू वहीं जा अपने दोस्तों के साथ और कर खेती बाड़ी। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया बात बोली हो बाप। अच्छा अब हम जावत हैं। हाँ जा तू, तेरी बीवी आएगी तब देखती हूँ मैं भी। आने तो दीजिए पहले हमरी उनको। इतना बोलकर पुनीत वहाँ से चला जाता है और खेत में अपने दोस्त पप्पू के साथ खेती करने लगता है। और वहीं थोड़ी देर में एक निहारिका नाम की बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आती है। पुनीत उसे देखते ही उसे पसंद करने लगता है। पुनीत हिम्मत करके निहारिका के पास जाकर बोलता है, आप कोई नई है का इस जगह पर? पहले तो कभू ना देख ली तो के। सॉरी, आप थोड़ा हिंदी में बोलोगे?
मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। अरे मैडम, पुनीत भैया ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हमें आवत है हिंदी। पप्पू, तुझे बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही बता सकते हैं। हम तो बस आपका ही रास्ता साफ कर रहे थे। आप दोनों खुद ही सारी बातें कर लेंगे क्या? मैडम जी, आप बताइए, आप यहाँ कैसे आई हो? वैसे आप ही बात करो ना, जैसे अभी बात कर रहे थे। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा वो। कोई बात नहीं, आप समझा देना। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो बतावा, आप यहाँ कोनो काम खातिर आई हो का? पुनीत और निहारिका इसी तरह बातें करने लगे और पुनीत निहारिका को जब समझ में नहीं आता तो वो उसे समझा देता। दोनों की बातें और मुलाकातें बढ़ने लगती है और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पुनीत ने कुछ दिनों बाद निहारिका को शादी के लिए प्रपोज किया और निहारिका ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ दिनों तक तो दोनों के बीच सब ठीक चलता है। कुछ दिनों बाद पुनीत निहारिका से कहता है, अरे ओ, सुनती हो, तनिक बाहर तो आवा। ये क्या, हमारी शादी हो गई, अब तो हिंदी में बात किया करो। ये भाषा तो तुमको भी अच्छी लागत है ना, तो अब का परेशानी आ गई? शादी से पहले अच्छी लगती थी, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी तुम्हारी तरह देसी बन जाऊंगी, तो मुझसे तुम हिंदी में बात किया करो। अरे मेहरारू जी, गुस्सा थूक दीजिए ना। अब हम आपसे हिंदी में बात करें या देसी में, लेकिन समझ तो फिर भी जाओगी ही। हाँ, ये ठीक है, अपनी बात में घुमाओ मत मुझे। तुमको नहीं तो कोनो औरों को घुमाई। वो सब तो ठीक है, लेकिन कब तक तुम यहीं गांव में पड़े रहोगे? यहाँ से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना तुम्हें। अरे तुम भी ना, यहाँ से काहे निकलना है? यहाँ सब तो है, हम हैं यहाँ, तुम हो यहाँ, और क्या चाहिए? अरे मेरे देसी सैया, आगे के भविष्य के लिए। पहले हम आपको तो निहार ले हमारी निहारिका जी, भविष्य बाद में देख लेंगे। पुनीत अपनी बातों से निहारिका को मना लेता है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन बहुत दिनों तक जब ऐसा ही चलता रहा तो निहारिका को पुनीत के देसी होने से चिढ़ होने लगती है और वो किसी न किसी बात को लेकर पुनीत को सुनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन निहारिका मंजीरी के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। तभी सामने से पुनीत आकर कहता है, हमार धोती कुर्ता तो दे दो, हम तनिक बाहर से टहलाई। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कहीं बिजनेस विजिट के लिए जा रहे हो, चाहो खुद निकाल लो। अब क्या हुआ, जब मैं बोलती थी समझ नहीं आता था, अब सही है। इनमें कोई बड़ी बात थोड़ी बा, ये तो होत रहता है। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि हिंदी में बात किया करो। ये क्या है, क्यों गवारों की तरह बात करते हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल गवार लगते हो तुम। देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। कोई नहीं होता देसी का फैन, बस ये टीवी में ही अच्छा है। अरे तुम यहाँ से जा रहे थे ना, दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा, तुम लोगन के ना अच्छा लगा ये गाना तो कोनो बात नहीं, हम चलत हैं। निहारिका पुनीत की हमेशा हर किसी के आगे पुनीत के देसी होने पर बेइज्जती करती थी, लेकिन पुनीत को निहारिका की बातों का बुरा नहीं लगता था। वो निहारिका की बातों को मजाक में लेता था। कुछ दिनों बाद निहारिका के घर में निहारिका की सहेली रिया आती है और निहारिका से कहती है, अरे यार, तो शादी के बाद भूल ही गई। नहीं यार, मैं कहाँ तुझे भूल सकती हूँ। ये सब छोड़ और अपने पति से तो मिलवा, मैं भी तो देखूं अपने जीजा जी को। हाँ ठीक है, रुक अभी बुला। निहारिका पुनीत को बुलाती है और रिया से मिलवाते हुए कहती है, इनसे मिल, ये है मेरे देसी सैया। देसी सैया, ये कैसा नाम है? अभी ये जब बोलेंगे ना तो खुद ही समझ जाएगी। सुनिए जी, जरा बोलना। रिया जी प्रणाम, हम निहारिका जी के पति। इसमें क्या देसी है, ये तो बड़ी ही तमीज से बात कर रहे हैं। रुक तो सही, पूरा तो सुन। हमका ता ई नहीं समझ आवत है कि निहारिका जी हमरे पर इतना काहे हंसत हैं। हम तो केवल देसी हैं, जानवर थोड़ी हैं। अरे वाह, तू तो सुबह शाम हंसती ही रहती होगी अपने देसी सैया के साथ। यार मैंने इनके देसी अंदाज को पसंद करके शादी तो कर ली, लेकिन अब इनको किसी से मिलवाने में मुझे बड़ी शर्म आती है। वो तो तू थी, इसीलिए सबको सच बता दिया, वरना किसी और के सामने होती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। नाम बहुत ही अच्छा है, निहारिका का देसी सैया। तू भी मजाक उड़ा ले, तुझे यहाँ मैंने अपना दोस्त समझकर सब बताया, लेकिन तू भी बाकी सबकी तरह निकली। अरे तू बुरा क्यों मान जाती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। निहारिका और रिया की बातों को सुनकर वहीं खड़ा पप्पू आता है और बोलता है, भाभी, अगर आपको इतना ही भैया के देसी होने से चिढ़ थी
तो शादी क्यों की? अरे पप्पू कोनो बात नहीं है, निहारिका जी को हमारा देसी होना अच्छा नहीं लागत है तो बोल देती हैं, इनमें कौन सा बड़ी बात है। सही तो बोल रहे हैं तुम्हारे भैया। आपको शायद पता नहीं है भाभी, भैया बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं और लेकिन वो आपकी तरह हर बात को चढ़ा बढ़ा कर नहीं बताते हैं। इतने ही पढ़े लिखे हैं तो ये देसी बनकर क्यों रहते हैं? आप भी तो बिल्कुल मॉडल बनकर रहती हो। जब आप लोगों को कोई टोकता नहीं है या कुछ बोलता नहीं है तो भैया के देसी होने पर क्यों बोल रही हो? लेकिन जब इन्हें बुरा नहीं लग रहा तो तुम क्यों बीच में आ रहे हो? बुरा लगता है तो भी भैया आपको कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको बुरा ना लग जाए। और वैसे भी आप ये बताओ, शहर वालों की तरह कभी आपकी कहीं भी भैया ने आपकी तरह बेइज्जती की है? जी नहीं। तो यही तो फर्क है देसी लोगों में, वो आपकी इतनी इज्जत करते हैं जबकि वो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको तो बस अपने आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। बात तो सही बोल रहे हैं ये। जीजा जी मुझसे भी इतनी तमीज से बात कर रहे थे। निहारिका को अपनी गलती समझ में आती है और वो पुनीत से कहती है, मुझे माफ कर दो। कोनो बात नहीं, आप और हम अलग थोड़े हैं और वैसे भी आपकी बातों का हम बुरा नहीं मानते। मुझे समझ आ गया है और अब मुझे अपने देसी सैया से कोई परेशानी नहीं है। पुनीत निहारिका को माफ कर देता है और निहारिका ये सब मंजीरी को भी समझाती है और उसके बाद निहारिका को पुनीत के देसी होने से कभी कोई परेशानी नहीं होती और पुनीत भी निहारिका से कभी देसी अंदाज में बात करता तो कभी शहरी अंदाज में और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। बारिश की सुहानी रात थी। हाथों में अपने पति राहुल की तस्वीर लिए किरण खिड़की के पास खड़ी थी। ठंडी हवा के साथ बारिश की बूंदें किरण के चेहरे को छू रही थी। तभी किरण आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेती है और गाती है, कभी ऐसा भी होता है भुला देती मैं तुमको, मगर बूंदे मेरी हर कोशिश बर्बाद करती है। राहुल तुम कहाँ हो? कब आओगे मेरे पास? और कितना इंतजार करना पड़ेगा? ये बारिश की बूंदें मेरे अंदर के प्यार को और सुलगा रही हैं। इन बूंदों के रुकने से पहले तुम आ जाओ ना। तुम कहाँ हो? इतना कहकर किरण राहुल की फोटो को किस करती है और फिर उसे जोर से अपने सीने से लगा लेती है और अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। जब 3 साल पहले तेज बारिश की रात को वो राहुल से पहली बार रोड पर मिली थी। किरण बारिश के मजे लेते हुए अपने सैंडल हाथों में पकड़े हुए आराम से झूमते रोड पर चल रही थी कि तभी उसकी नजर अपनी कार से निकलकर बारिश में भीग रहे राहुल पर जाती है और वो उसके पास आकर कहती है, हेलो, क्या आपको भी मेरी तरह बारिश पसंद है? जी हाँ, कोई पागल ही होगा जिसे बारिश पसंद ना हो। हाँ, ये भी बात है। वैसे आप अपनी कार को साइड में खड़ा करके भीग क्यों रहे हैं? बारिश का मजा तो आप अपने घर जाकर भी ले सकते थे। नहीं, जहाँ बारिश गिरती है वही मेरी रफ्तार थम जाती है। इन बूंदों को देखकर मन करता है कि जल्दी से इनको खुद को छूने दूं। तो बस फिर कार साइड की और भीगने लग गया। वैसे आप सैंडल उतार कर क्यों घूम रही हो? फिसल गई तो आप संभाल लेना। अरे सीरियस मत लेना, मैं बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। मैं तो ऐसी ही हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। चलो मैं चलती हूँ, आप एंजॉय करो। इतना कहकर जैसे ही किरण चलना शुरू करती है तो सच में उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि राहुल उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। तभी आसमान में जोर से बिजली चमकती है और किरण एकदम से डर कर राहुल को कसकर पकड़ लेती है और राहुल कहता है, आप ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ। वैसे मेरा नाम राहुल है और आपका? मेरा नाम किरण है और मुझे लगता है कि बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी आने वाला है, तो हमें अब बारिश का मजा घर पर लेना चाहिए। चलिए कार में बैठ जाइए, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी इतनी बारिश में आपको कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। ओके ठीक है। इतना कहकर किरण राहुल के साथ कार में बैठ जाती है। रास्ते भर दोनों काफी बातें करते हैं और पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आपस में अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ देर बाद राहुल किरण को उसके घर ड्रॉप कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता है। राहुल और किरण एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक शाम जब तेज बारिश हो रही होती है तभी राहुल किरण को कॉल करके कहता है, जान,
क्या कर रही हो? बेबी मौसम कितना कातिलाना है, जाहिर सी बात है मिस कर रही हूँ तुम्हें। हाय ओए मेरी किस्मत। जान, आ जाऊं क्या तुम्हारे पास? पागल हो क्या, घर में सब लोग हैं, कैसे आओगे? अरे तुम बस आधे घंटे बाद अपने घर की छत पर आ जाना, मैं वहीं तुम्हारा वेट करूंगा। आज बारिश में रोमांस करेंगे। इतना कहकर राहुल फोन रख देता है और आधे घंटे बाद किरण छत पर जाती है। बारिश बहुत तेज थी पर वहाँ राहुल नहीं था और वो जैसे ही छत से नीचे जाने लगती है तभी राहुल झट से उसके सामने आ जाता है और कहता है, जान कहाँ जा रही हो मेरे बिना? राहुल तुम सच में आ गए, मुझे तो लगा था तुम मजाक कर रहे हो। जान, रोमांस के मामले में कोई मजाक नहीं। ये बारिश, तुम और हमारा प्यार इस मौसम में आग लगाने के लिए बहुत है। आई लव यू राहुल। आई लव यू टू किरण। इतना कहकर राहुल किरण को कसकर अपनी बाहों में थाम लेता है और दोनों बारिश में जमकर रोमांस करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है। अब जब भी बारिश आती तो राहुल और किरण कहीं भी हो दोनों एक दूसरे के पास पहुंच जाते। कुछ वक्त बाद दोनों अपने अपने घर वालों को इनके रिश्ते के बारे में बताते हैं और दोनों के परिवार वाले उनके रिश्ते को मंजूर करके उनकी शादी करवा देते हैं। ऐसे ही एक दोपहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी किरण जल्दी से भागकर छत पर जाने लगती है और उसकी सास रेशमा उसे रोकते हुए कहती है, अरे बहू कहाँ जा रही है इतनी बारिश में? और कहाँ माँ जी, बरसात में भीगने जा रही हूँ। खबरदार जो एक कदम भी और बढ़ाया तो छत की तरफ। मुझे ये बारिश में भीगना और किसी को भीगने देना पसंद नहीं है, इसलिए घर के अंदर रह। पर माँ जी, राहुल जी को भी तो बारिश में भीगना बहुत पसंद है, जाने दीजिए ना। पूछ लेना राहुल से, जब जब वो बारिश में भीगता है उस दिन वो घर से बाहर ही होता है और तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू भी इस बात को याद रखे। इतना कहकर रेशमा वहाँ से चली जाती है और शादी के बाद से किरण की बारिश में रोमांस करने की चाहत उसके दिल में ही रह जाती है। अब वो ना राहुल को कुछ कह सकती थी और ना ही अपनी सास से शिकायत कर सकती थी। ऐसे ही एक दिन राहुल को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता है। राहुल के जाने के बाद किरण की जिंदगी से बचा कुचा रोमांस भी चला गया था। पहले उसकी जिंदगी की बारिश की रातें रोमांस और प्यार से भरी थी। अब उसके पास उन रातों में तन्हाई और अकेलेपन के सिवाय कुछ नहीं था। आई मिस यू राहुल, आई रियली मिस यू, प्लीज कम बैक। इतना वक्त हो गया तुमसे मिले हुए, कब तक मैं अपनी बातों को ऐसे फोन पर, मैसेज पर, वीडियो कॉल पर कहूँ। माँ जी तो मुझे बारिश का मजा भी नहीं लेने देती और तुम्हारे बिना तो ये बारिश भी बड़ी बेकार सी लगती है। मुझे वो शादी के पहले वाला रोमांस करना है तुम्हारे साथ। किरण इतना बोल ही रही थी कि तभी कमरे की लाइट चली जाती है और किरण को पीछे से कोई जोर से हक कर लेता है। तभी किरण बोलती है, कौन है, कौन है, छोड़ो मुझे। किरण पीछे पलटती है और तेज बिजली चमकती है और उसे बिजली की चमक से राहुल का चेहरा नजर आता है और वो कहती है, राहुल तुम आ गए? हाँ मेरी जान, मैं आ गया और अब मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे पास कभी नहीं जाऊंगा। सच में राहुल, तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया था, तभी तो चला आया तुम्हारे पास। माँ के कमरे में गया तो वो सो रही थी, जैसे ही यहाँ आया तो लाइट चली गई। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे ये बारिश फिर से अच्छी लग रही है। वैसे अंदर आने से पहले मेरी जान की कई बातें सुन ली थी मैंने। अच्छा जी। तो फिर क्या कहती हो, चले आज अपनी पुरानी यादें ताजा करें। वैसे माँ भी सो रही है और मैंने आते हुए उनके कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया था। चलो आज फिर से बारिश में रोमांस करते हैं और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा हमें। हाय, इस पल का इंतजार तो मैं कब से कर रही थी। चलो फिर आज तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया मेरी जान। इतना कहकर राहुल किरण को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे छत पर तेज बारिश में ले जाता है। तेज तेज हवा के झोंकों के साथ बारिश अपने पूरे जोर शोर पर थी। राहुल और किरण एक दूसरे के बाहों में सिमट जाते हैं। तभी राहुल बोलता है, जानती हो किरण, चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो जाऊं, पर कभी भी तुम्हारे साथ रोमांस करने से पीछे नहीं हटूंगा। सच में तुम बस प्यार नहीं, जिंदगी हो मेरी। तभी तो इतना वेट करवाया, जानते भी हो कितनी बरसातें निकाल दी मैंने तुम्हारे इंतजार में। पर देखो आज तो मैं आ गया ना, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। अब बस कुछ मत कहो, इस बारिश में मुझे खुद में खो जाने दो। राहुल किरण के माथे को प्यार से चूम लेता है, जिसके बाद दोनों
एक बार फिर से बारिश में रोमांस करते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।